हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आप सभी के सोशल साइंस एजुकेटर। आज के इस सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9th की सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करने से पहले हम ये चैप्टर कई सारे पार्ट्स में कर चुके हैं। सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। अगर अभी तक सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और बाकी के वीडियोस को देख लीजिए। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है संविधान निर्माण के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो भाई लाइक शेयर सभी ने कर दिया, भाई सब्सक्राइब भी कर दिया, शुरू किया जाए। चलिए, तो चैप्टर तो आप सभी ने पढ़ा ही है, ऑलराइट। तो जो भी क्वेश्चन आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आने वाले हैं वो तो आपसे बन ही जाएंगे, बन जाएंगे ना। चलिए, तो जल्दी से एक बार जो है आप सभी यस और नो में कमेंट करके बता दीजिए कि इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं, यहाँ तक कोई समस्या है और बाकी के लेक्चर्स अटेंड करे हैं कि नहीं करे हैं। तब तक अपन शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे हमें देना है, ठीक है। क्योंकि आंसर किसको देना है, आपको ही देना है। चैप्टर पूरा आपने पढ़ लिया है। चलिए, तो देखें अभ्यास एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। नीचे कुछ गलत वाक्य दिए हैं। कैसे वाक्य दिए हैं? गलत वाक्य दिए हैं, और हर एक में की गई गलती पहचाने। हर एक सेंटेंस में क्या गलती है वो आपको फाइंड करनी है और अध्याय के आधार पर उसको ठीक करें। यानी कि चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उस आधार पर यहां दी गई, इन सेंटेंस में दी गई गलती को हमें सुधारना है। ऑलराइट, करा जाए सॉल्व क्वेश्चन को। चलिए, तो पहला सेंटेंस क्या कहता है? पहला सेंटेंस कहता है स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। ये सेंटेंस गलत है ना कहीं आपको गलत दिखाई दे रहा है। भाई ये तो मैं पूछूंगी नहीं कि गलत है कि सही है, क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया है कि ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में कोई ना कोई बात गलत लिखी है, ठीक है। तो गलत बात क्या है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, जबकि हम तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और शुरू से ही लोकतंत्र की बात हमारे देश में कही गई है। तो यहीं पर गलती पकड़ी गई। चलिए, दूसरी बात, दूसरा वाक्य क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जितने भी मेंबर थे, वो संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। क्या? ठीक है, दो सेंटेंस अपन ने पढ़ लिए हैं। तीसरा वाक्य क्या कहता है कि जिन देशों में संविधान है, क्या कहा गया है? जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। क्या कहा गया है? जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी ही। क्या ये सही लगता है? और अगर सही नहीं लगता है तो गलत कहां लगता है वो आपको लिख के भी बताना है। चलिए, चौथा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस क्या है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, सबसे ऊंचा कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या लगता है, बदलाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अमेंडमेंट या संशोधन जैसी बात कहीं पड़ी थी, याद आ रही है? चलिए, तो अब अपन जो है गलती सुधारते हैं इन सारे सेंटेंस में जो दी गई है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा था कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतंत्र हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। चलिए,
तो क्या कहा गया है, ये कथन गलत बताया गया है। यह कथन गलत है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में आम सहमति थी, ठीक है, सभी में आम सहमति थी कि देश को स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होना चाहिए। क्या कहा गया है कि देश को स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होना ही चाहिए। ऐसा नहीं था कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा और वर्तमान में है भी। अब दूसरा सेंटेंस क्या कहा था, दूसरा वाक्य कहा था कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। यह कथन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत की संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के मूल सिद्धांतों पर समान विचार रखे थे। जो संविधान के मूल सिद्धांत है, मूल ढांचा है, जो प्रियम्बल है, ठीक है, जो हमारे देश की प्रस्तावना है, उस पर सभी के विचार एक से थे, लेकिन हर एक बात पर सभी के विचार एक से नहीं थे, इसलिए वो वाला कथन भी गलत है। चलिए अब तीसरे कथन को सुधारते हैं। तो तीसरा कथन क्या कहता है कि जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। देखें भाई, ये कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक देश जो लोकतंत्र है उसका संविधान होना चाहिए, ठीक है। यहां क्या लिखा है कि जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जिस देश में लोकतंत्र है उसमें संविधान होना ही चाहिए, ठीक है। अब चौथा सेंटेंस क्या कहता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, सबसे ऊंचा कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन की भी बात कही गई है। आर्टिकल 368 की हम बात करें, संविधान के अनुच्छेद 368 की बात करें तो उसमें संविधान संशोधन की बात कही है कि कहीं पर अगर ऐसा लगता है कि किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में, किसी कानून में सुधार की जरूरत हो तो वहां सुधार हो सकता है, संशोधन हो सकता है, यानी कि अमेंडमेंट हो सकता है। इसलिए यह कथन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समाज की आकांक्षाओं में बदलाव लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा, पहले में कुछ लगा आपको, कोई समस्या आई सॉल्व करते टाइम, या आंसर जो मैंने बताए उसमें भी कोई डाउट आपके मन में पैदा हुआ हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए तब तक चला जाए दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव जो है सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, ऑप्शन बी है स्त्रियों और पुरुषों का, ऑप्शन सी है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, ऑप्शन डी है रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। बताओ भाई, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है भाई, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। शुरुआत हमने इस चैप्टर की साउथ अफ्रीका से ही करी थी, दक्षिण अफ्रीका से ही करी थी, और वहीं से आपका सवाल पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? बन जाएगा ना आंसर? इसका स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई, आंसर स्पष्ट है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको पता है अगर कि कैसे उस देश का संविधान बना था, तो आंसर बिल्कुल सामने है, कहीं दूर नहीं है, खोजना नहीं है, बस हल्का सा दिमाग पे जोर डालना है। आ गया दिमाग में? तो जल्दी से कमेंट में भी आंसर आप लिख दो, फटाफट से, तेजी से ये काम हो जाना चाहिए। सभी के आंसर आ गए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं भाई। देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या है? सी, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। अब सवाल क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? अब दक्षिण अफ्रीका में कौन था भाई? दक्षिण अफ्रीका के लोग तो थे ही, यानी कि अश्वेत बहुसंख्यक, ठीक है। बहुसंख्यक कैसे भाई? वो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं, ज्यादा संख्या में वही रहेंगे। अंग्रेज तो दूसरे देश से आए थे, कम संख्या में आए थे, वो कम संख्या में रहेंगे। गोरे किसको कहा गया है? गोरे किसको कहा गया है? श्वेत किसे कहा गया है? अंग्रेजों को।
अल्पसंख्यक थे यानी कि संख्या में कम थे, और अश्वेत यानी कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, काले लोगों को कहा गया है ये बहुसंख्यक थे यानी कि संख्या में ज्यादा थे। तो इनके बीच टकराव जो है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण था। ऑलराइट, क्लियर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। बताओ भाई, एक लोकतांत्रिक देश है, उसका संविधान है, उसमें इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? कौन सा प्रोविजन नहीं रहता है? क्या उसमें शासन प्रमुख के अधिकार नहीं रहते हैं, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है, या विधायिका के अधिकार नहीं रहते हैं, या फिर देश का नाम नहीं रहता है? क्या लगता है आपको? तेजी से बताना है भाई, तेजी से, फटाफट, जल्दी जल्दी। आ गया सभी का आंसर? चेक किया जाए। चलिए, शासन प्रमुख का नाम क्या नहीं रहता है? शासन प्रमुख का नाम, शासन प्रमुख के अधिकार रहते हैं। ठीक है, जो देश का मुखिया रहता है, शासन का प्रमुख रहता है, उसके अधिकार बताए जाते हैं, विधायिका के अधिकार बताए जाते हैं, देश का नाम बताया जाता है, लेकिन संविधान में शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, 3 सवाल हो चुके हैं, बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। मैच द कॉलम, सही जोड़ी आई है, सही मिलान करना है। तो संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। ठीक है, संविधान निर्माण के जो भी नेता थे उनके नाम दिए हैं एक तरफ, यहां पर क्या है? संविधान निर्माण के नेताओं के नाम। ठीक है, ये है आपके सामने नेताओं के नाम, और ये है भूमिका कि संविधान निर्माण में किस नेता की, किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी। ऑलराइट, चलिए तो जल्दी से बता दीजिए कि मोतीलाल नेहरू की क्या भूमिका थी संविधान के निर्माण में? बी.आर. अंबेडकर की क्या भूमिका थी? सी में दिया है राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, इनकी क्या भूमिका थी? डी में दिया है सरोजिनी नायडू जी के बारे में, इनकी क्या भूमिका थी? क्या मोतीलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के सदस्य थे, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, या फिर 1928 में भारत का संविधान इन्होंने बनाया था? क्या लगता है? 4 व्यक्तियों के नाम, 4 महत्वपूर्ण संविधान निर्माणकर्ताओं के नाम आपको दिए हैं, इनमें से किनकी क्या भूमिका थी? जल्दी से, तेजी से कमेंट करके बताइए। देखा जाए भाई, सभी को समझ में आ गया किसका क्या रोल था? ऑलराइट, चेक किया जाए। चलिए तो देखें क्या है भाई, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था उसी में देखा था कि 1928 में भारत का संविधान जो है शुरुआत किसने करी थी बनाने की? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने करी थी। ठीक, बी.आर. अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो संविधान का ड्राफ्ट बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या जिन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? तो भाई साहब ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू कौन थी भाई? संविधान सभा की सदस्य थी, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। ऑलराइट, चलिए अब है 5वां सवाल। क्या कहता है 5वां सवाल? जवाहरलाल नेहरू की नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था नियति के साथ साक्षात्कार। नियति यानी कि किस्मत कहा जाता है जिसे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था नियति के साथ साक्षात्कार। उस भाषण के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें पहला क्या कहता है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है।
ठीक है, नियति के साथ साक्षात्कार नामक एक भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य जो है सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, चारों क्वेश्चन, उसके बाद अपन चलते हैं एक एक क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या था? नए भारत के सपने। ठीक है, नेहरू जी ने अपने भाषण में नए भारत के सपनों की भी बात कही थी। तो नए भारत के सपने किस तरीके से विश्व से जुड़े हुए हैं? ठीक, फिर तीसरी बात क्या है? वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? जिन्होंने संविधान को बनाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? ठीक है, 3 सवाल हो गए हैं। अब चौथा सवाल क्या है कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख के आंसू पोंछने की है। चौथी बात नेहरू जी ने क्या कही थी कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना क्या है? हर आंख के आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे? चलिए देखा जाए एक एक सवाल का आंसर। तो देखें, हाँ जी, पहला सवाल क्या था कि नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? तो ये रहा उसका आंसर। नेहरू ने इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कब स्वतंत्र हुआ था भारत? जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत के सामने बहुत सारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं थी। अब आप कहें कि भाई भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो भारत चुप बैठ जाए, सुस्ताए, आराम करे, तो वो समय आराम करने का नहीं था। भले ही भारत को लंबे संघर्षों के बाद, एक बहुत बड़ी गुलामी के बाद आजादी मिली थी। क्यों आराम करने का समय नहीं था वो? क्योंकि भले ही भारत आजाद हो गया था, ठीक है, भले ही भारत आजाद हो गया था, लेकिन भारत के सामने आर्थिक और सामाजिक समस्याएं कई सारी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें लूट लिया था और भारत में उस समय कई सारी ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं भी चल रही थी, सामाजिक रूप से भी भारत पिछड़ा हुआ था। तो उन सारी समस्याओं का सामना करना था और उन समस्याओं से मुक्ति भी चाहिए थी भारत को। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसीलिए नेहरू जी ने कहा था कि आजाद भारत का समय आराम करने और सुस्ताने का नहीं है, क्योंकि हमारे सामने आर्थिक और सामाजिक समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं, उनको सुलझाना है। ऑलराइट, चलिए अब दूसरा सवाल क्या था? नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? चलिए देखते हैं। नए भारत का सपना है कि दुखी और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की सेवा। नए भारत का क्या सपना है? नए भारत का सपना है कि दुखी और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की सेवा एवं दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी, ठीक है, अज्ञान और बीमारियों तथा अवसर की असमानता का अंत करना है। अब जब भारत आजाद हो गया था सन 1947 में, नया भारत था वो, तो नए भारत के कुछ सपने थे और नए भारत के सामने कुछ समस्याएं थी। उन्हीं समस्याओं से निजात पाना ही भारत का नया सपना था, नए भारत का सपना था। कौन कौन से सपने थे वो? कि दुखी और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की सेवा करना, दरिद्रता को दूर करना यानी कि गरीबी को दूर करना, अज्ञानता को दूर करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना। उस समय जो देश में बीमारियां थी और ऐसी कुछ बीमारियां थी कि वो लाइलाज थी, उनके इलाज भारत में उपलब्ध नहीं थे। उन बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करना तथा अवसर की असमानता का अंत करना। अवसर की असमानता, इससे क्या मतलब है? जैसे कि हम जब भारत का संविधान पढ़ते हैं और उसमें हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पढ़ते हैं कि हमें समानता का अधिकार दिया गया है। अब समानता का अधिकार कैसे दिया गया है? ठीक है, कि भारत देश में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी रंग रूप का हो, सभी व्यक्तियों को समान रूप से समानता दी गई है हर एक क्षेत्र में। तो उस समय जो अवसर की असमानता व्याप्त थी, अनइक्वालिटी पूरे देश में थी, उसको खत्म करना था। ये थे आजाद भारत के नए सपने।
ठीक है, कि इन सब सपनों को हमें पाना है और जो चीजें हमारे पास नहीं है, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति पाना है। ऑलराइट, चलिए तीसरी बात क्या थी, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। पंडित नेहरू संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? तो पंडित नेहरू यह प्रतिज्ञा चाहते थे कि भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा जिन्होंने कष्ट उठाया है। संविधान निर्माताओं से उन्होंने एक शपथ मांगी थी कि जितने भी हमारे भारतवासी हैं, करोड़ों भारतवासी हैं, उन सबकी सेवा करना है जिन्होंने भारत की आजादी में संघर्ष किया है और कष्ट उठाया है। ठीक, चलिए अब चौथा सवाल क्या था। चौथे सवाल में एक सेंटेंस हमें दिया है, वो ये है कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख के आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे? तो देखा जाए, देखें तो पंडित नेहरू इस माध्यम से महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। किसका? महात्मा गांधी का, हमारे राष्ट्रपिता बापूजी का। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं। ठीक है, कई सारी अपन ने शब्दावली पढ़ी थी, टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। कौन सी थी वो? जो अपन ने भारत देश की प्रस्तावना जानी थी, भारत देश के संविधान की प्रस्तावना जानी थी, वो देशिका को जाना था, या जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। उसमें जितने भी शब्द आते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो संविधान की एक तरीके से आत्मा है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो उसमें जितने भी शब्द आए थे, उसमें से कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं। उन शब्दों को उनके सही अर्थों से आपको मिलाना है। ठीक है, तो हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य हैं और उनके अर्थ हैं। ये हो गए भाई मूल्य और ये हो गए उनके अर्थ। ठीक है, तो इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखना है। ठीक है, तो सही सही लिखना है। अभी जो है ये इनके सामने इनका सही अर्थ नहीं लिखा है। इनका हर एक मूल्यों का, हर एक वैल्यू का, हर एक शब्द का जो सही अर्थ है वो आपको पता करना है और वो लिखना है। देखें भाई क्या पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हमसे पूछा है संप्रभु। क्या पूछा है? संप्रभु। तो सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। ठीक है, गणतंत्र, फिर दिया है बंधुत्व, फिर दिया है धर्मनिरपेक्ष। क्या इनके सामने ये बातें सही हैं? फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। क्या ये अर्थ गणतंत्र का होता है? बंधुत्व, शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। क्या ये बंधुत्व का अर्थ है? नहीं है ना। धर्मनिरपेक्ष, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। क्या ये धर्मनिरपेक्ष का अर्थ लगता है आपको? क्या कहते हो? नहीं लगता? पक्का नहीं लगता? तो सही क्या लगता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हाँ भाई, अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, तेजी से लाइक शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तेजी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ऑलराइट, चलिए तो बात क्लियर हो गई कि शब्द का क्या अर्थ है। जल्दी से कमेंट कर देना है। आपको पूरा नहीं लिखना, आपको बस इतना लिख देना है कि का, खा, गा और घा का सही क्या है। 1 2 3 4 कुछ इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है बस। जिसके सामने जो सही हो, 3 2 1 4, जो भी आपको फॉर्मेट सही लगता हो वो लिख देना है। ठीक है, चलिए तो चेक किया जाए अब आंसर। देखें भाई, तो संप्रभु, संप्रभु का अर्थ क्या होता है? फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। हम आजाद हो चुके हैं। ठीक है, हमारा भारत देश आजाद हो चुका है। हमारे भारत देश का एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब उसके बाद किसी भी दूसरे देश का हम पर कोई अधिकार नहीं है। कोई भी दूसरी पावर या कोई भी दूसरी शक्ति आकर हम पर अधिकार नहीं कर सकती, हम पर हुक्म नहीं चला सकती। ठीक है, यही अर्थ होता है आसान सी भाषा में संप्रभु का। क्या है कि फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? लोगों के पास है। फिर उसके बाद किसकी बात आती है? गणतंत्र की बात आती है। गणतंत्र क्या कहता है? तो शासन प्रमुख जो है एक चुना हुआ व्यक्ति है।
गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जो हमारे शासन का प्रमुख है वो चुना हुआ व्यक्ति है, वो कोई राजवंश से संबंधित नहीं है, वो किसी तानाशाही शासन से संबंधित नहीं है। हमारे देश में गणतंत्र है, यानी कि हमने अपना शासक खुद चुना है, उस देश की जनता ने अपना शासक खुद चुना है। ठीक, चलिए अब बंधुत्व का अर्थ क्या होता है जानते हैं इसके अर्थ को भी। बंधुत्व का अर्थ है कि लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। बंधुत्व का क्या अर्थ है? लोगों को आपस में किसकी तरह रहना चाहिए? परिवार की तरह रहना चाहिए। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष? सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। जैसे कि भारत में कई सारे धर्मों को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं, लेकिन किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। हमारे संविधान में किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं दी गई है। सभी धर्मों को पूरा देश, हमारे देश का संविधान एक दृष्टि से देखेगा। ऑलराइट, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? कि सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। वो किसके अनुसार काम करेगी? संविधान के अनुसार काम करेगी। और संविधान में किसी भी धर्म विशेष को प्रायोरिटी या प्राथमिकता नहीं दी गई है। ऑलराइट, तो भारत के संविधान में कही जाए तो सर्वधर्म और समभाव की बात कही गई है। क्लियर? क्लियर हो गया चारों शब्दों का अर्थ? अगर एक भी शब्द में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, तेजी से, कि हाँ मैम ये शब्द समझ में नहीं आया, आपको फिर से समझाया जाएगा, कमेंट में आपका आंसर दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? चलिए भाई, बड़ा सा सवाल है, कुछ कहानी सी लिखी है, पढ़ें इसको। सभी रेडी हैं? मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ दिन पहले नेपाल से, भैया नेपाल से, ठीक है, नेपाल से आपके एक मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। नेपाल से चिट्ठी आई है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश से ऊपर की तरफ है ना, ठीक है। तो चलिए, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। अब भाई बताओ, ऐसे कौन से राज्य हैं? एक सवाल आपसे पूछती हूँ, ऐसे कौन से राज्य हैं, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है? किससे लगती है? नेपाल से लगती है। जल्दी बताओ भाई, बिहार वालों क्या कहते हो? आपकी सीमा नेपाल से लगती है बिहार वालों के कोई मित्र नेपाल में? चलिए, तो भाई नेपाल से आपके मित्र की चिट्ठी आई है, सुन लो। वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में चिट्ठी आई है, ठीक है, कि नेपाल की राजनीतिक स्थिति किस तरीके की है। वहां अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। वहां पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो किसके शासन का विरोध कर रही थी? राजा के शासन का विरोध कर रही थी, कि हम राजा का शासन नहीं चाहते, हमें तो भैया लोकतंत्र चाहिए, जनता का शासन चाहिए है, ठीक है। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। कुछ पार्टी क्या कह रही थी कि जो राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान है, जो राजा ने संविधान बनाया है, उसमें ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं। और अन्य पार्टियां क्या कह रही थी? कुछ पार्टी कह रही थी कि नया गणतांत्रिक संविधान बनाओ, पुराना संविधान हमें नहीं चाहिए। तो नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। और इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। नेपाल से आपके मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा है, वो आपसे राय मांग रहा है। अब आप उसको राय दें और बदले में नेपाल वाले मित्र को एक चिट्ठी लिखें। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं हम आंसर की तरफ, ठीक है। चलिए तो देखें क्या आंसर बनता है। नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान सभा की स्थापना की मांग करना सबसे अच्छा समाधान है। क्या बात कही गई है
कि नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान सभा की स्थापना की मांग करना सबसे अच्छा समाधान है, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके का शासन चल रहा है, लोग राजा के शासन से खुश नहीं हैं। ठीक है, अब जब राजा के शासन से खुश नहीं है, यानी कि उसके बनाए हुए नियमों से खुश नहीं है, तो पूरा का पूरा संविधान जो है बदल देना चाहिए, यानी कि एक लोकतांत्रिक संविधान, गणतांत्रिक संविधान बनना चाहिए। ठीक है, अब आप अपने मित्र को, नेपाल वाले दोस्तों को एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान सभा की स्थापना की मांग करना जो वहां पर चल रही है वो सबसे अच्छा समाधान है। ठीक है, और संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वहां की जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनेगी, ठीक है, उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ ही वर्ग के, कुछ ही समूह के लोगों को संविधान बनाने का काम सौंप दिया। अब जब आप सभी वर्गों के लोगों को उसमें शामिल करोगे तभी तो सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी तो एक गणतांत्रिक देश का संविधान वो कहलाएगा। क्लियर? और आम सहमति के आधार पर एक नया संविधान बनाना चाहिए, सभी की सहमति। आम सहमति यानी कि उस देश की जो आम जनता है, सभी की सहमति से एक नया संविधान बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इस समस्या का समाधान। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न है और वो भी काफी बड़ा प्रश्न है। चलिए देखें तो क्या है। भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। किसके स्वरूप में? ध्यान से सुनिएगा। भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार आपको दिए गए हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना है। क्या बताया गया है कि भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार दिए हैं, और अब आपको क्या करना है, हर एक कथन को पढ़ना है और हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं वो बताना है। तो चलते हैं पहले कथन की तरफ। पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। अंग्रेज शासकों ने क्या किया? भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने के लिए प्रशिक्षण पाया। ठीक है, क्या ये कथन कितना महत्वपूर्ण है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, बताना है आपको। दूसरा कथन क्या है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण यानी कि अंग्रेजों के शोषण, अंग्रेजों के शासन के शोषण, सीधी बात, ठीक, और भारतीय लोगों को तरह तरह की आजादी ना दिए जाने का विरोध किया। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, भारत की आजादी के लिए जो संग्राम हुआ था, वो क्यों हुआ था? ताकि हमें इस अंग्रेजों के शासन से, इस औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिल जाए, और भारत को जो कई प्रकार की आजादी नहीं मिल रही थी भारत के लोगों को, उसके विरोध में हुआ था स्वतंत्रता संग्राम। तो ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। ठीक है, एक ये बात कही गई है। फिर उसके बाद तीसरी बात क्या कही है? हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ऐसे कई सारे नेता थे। तो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था किसमें थी? लोकतंत्र में थी। और अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का ना आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, चलिए, तो 3 कथन हम पढ़ चुके हैं। अब तीनों के एक एक करके उत्तर देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या था? पहला कथन था कि अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। ऑलराइट, अब देखो क्या बात कही गई है। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासन काल की देन है। बिल्कुल है, क्योंकि भारत की संविधान सभा का निर्माण कब हो गया था?
1946 में निर्माण हो गया था, ठीक है। और जब किसका शासन था? ब्रिटिश हुकूमत का ही शासन था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का ही शासन था, क्योंकि भारत आजाद कब हुआ था? भारत तो आजाद 1947 में हुआ था, ठीक है। तो भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासन काल की ही देन है और केंद्र और अब प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना करी गई। क्या बात कही गई है कि केंद्र और अब प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई और धीरे धीरे अधिक लोगों को मतदान का अधिकार भी दिया गया। भारतीय नेताओं को इन संस्थाओं से प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा था कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आजादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अनेक आंदोलन चलाए, कई सारे आंदोलन चले थे। जैसे कि हम गांधी जी के आंदोलनों की बात करें तो गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन चलाया, खेड़ा सत्याग्रह चलाया, और उसके बाद बात करें असहयोग आंदोलन चलाया था। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो कई सारे आंदोलन हुए। तो भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अनेक आंदोलन चलाए और राजनीतिक स्वतंत्रताओं की मांग करी। किसकी मांग की? राजनीतिक स्वतंत्रताओं की मांग की और अत्याचारी व शोषण कानूनों का विरोध किया। जो अत्याचारी और शोषणकारी कानून थे, जो कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे, और वो कानून ऐसे थे कि भारतीयों पर अत्याचार करने वाले ही थे। जैसे कि रोलेट एक्ट ये लेके आए थे। रोलेट एक्ट में क्या हुआ था भाई, बताओ जल्दी से? 1919 का रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या हुआ था? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, यानी कि भारतीयों पर शक के आधार पर या बिना किसी आधार पर भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो व्यक्ति, वो भारतीय ना तो अपनी जमानत करवा सकता है, ना कोई अपील करवा सकता है, ना कोई वकील लगा सकता है, ना कोई दलील दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का जो रोलेट एक्ट लाया गया था, उससे भी सभी नाखुश थे, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों के द्वारा इन दमनकारी, शोषणकारी और अत्याचारी कानूनों का विरोध किया गया। इसलिए भारत के लिए लोकतंत्र की ही मांग रही थी। ये बात भी सही है, ठीक। अब तीसरी बात क्या कही है इन्होंने कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। किसमें थी हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था? लोकतंत्र में थी। और अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का ना आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अब देखो, इसको भी अपन जान लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के नाजुक दौर में यह बहुत जरूरी था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निष्ठावान लोकतांत्रिक विचारों वाले नेता हों। अब भारत को आजादी मिल गई है, भारत का संविधान बन रहा है, ठीक है। तो अब इतने वर्षों का जो हमारा देश गुलाम रहा है, उसके लिए एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जरूरत थी कि भाई अब भारत किसी के भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा, ना भारत में क्षमता है, ठीक है। तो भारत को क्या जरूरत थी कि एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो, और उस सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निष्ठावान और लोकतांत्रिक विचारों वाले नेताओं की जरूरत थी, ताकि इन मूल्यों की स्थापना के लिए वे दूसरों को भी प्रेरित कर सकें, ठीक है। हम तो अपने देश में लोकतंत्र लेके आ रहे हैं, और हम दूसरे देशों को कब प्रेरित कर सकेंगे लोकतंत्र के लिए? जब हम अपने देश के सच्चे नेताओं के द्वारा, लोकतांत्रिक विचारों वाले नेताओं के द्वारा हम अपने देश का शासन संचालन करेंगे, तभी तो लोग हमसे सीखेंगे, ठीक है। इसीलिए इस कार्य का योगदान भी महत्वपूर्ण था। यानी कि जो तीन बातें हमसे पूछी गई थी, जो तीन सेंटेंस हमसे पूछे गए थे, उनको हमने अच्छे से बता दिया। चलिए अब देखें, अब क्या कहा गया है। 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। भैया 1912 में एक पुस्तक प्रकाशित करी गई थी, ठीक है, एक पुस्तक पब्लिश करी गई थी। उस पुस्तक का नाम है विवाहित महिलाओं के लिए आचरण। उसके अंश को पढ़ना है,
ठीक है, सुन लो भैया, विवाहित महिलाओं को कैसे आचरण करने चाहिए। तो देखें, ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं वो शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी। ठीक है, उन्हें आत्मरक्षा के योग्य नहीं बनाया गया है कि महिला अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। ठीक है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें ही जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के, तो कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। ठीक है, क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? महिलाओं के बारे में जिस किताब में विवाहित महिलाओं के लिए आचरण नाम की किताब में जो बातें दी गई हैं, क्या वो आपको संविधान की दृष्टि से ठीक लगती हैं? क्या वो एक लोकतांत्रिक देश की दृष्टि से ठीक लगती हैं, या फिर वे बातें संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ लगती हैं? क्या लगता है? पहले तो आप अपनी राय दें, जल्दी से कमेंट करके बताना है आप सभी को कि क्या लगता है इस बारे में, आपको क्या कहते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। जल्दी भाई, जल्दी फास्ट कमेंट करना है भाई, तेजी से बताना है, तेजी से, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार फिर से पूरा आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। पढ़ लिया भाई सभी ने सेंटेंस पूरा? अब देखा जाए, चलिए। तो इस अंश में व्यक्त मूल्य हमारे संविधान के निहित मूल्यों से पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। यानी कि हमारा संविधान इस तरीके की बातों को नहीं मानता। जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ लिखी गई हैं। तो इस अंश में जो पैराग्राफ अभी अपन ने पढ़ा था उस किताब का, तो उसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वे हमारे संविधान में निहित मूल्यों से पूरी तरीके से विरोधाभासी हैं, संविधान के एकदम अपोजिट बातें कही गई हैं। यहाँ महिलाओं को कमजोर माना जाता है। ठीक है, भारत देश में महिलाओं को कमजोर माना जाता है उस सेंटेंस के अनुसार, जबकि हमारे संविधान में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान माना जाता है। हमारा संविधान किसकी बात करता है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही समान हैं, और सरकारी नीतियां भी महिलाओं को मुख्य धारा के लाने के पक्ष में हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, यानी कि मेल और फीमेल हो, सभी को समानता है। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है, जेंडर अनइक्वालिटी की बात कहीं भी भारतीय संविधान में नहीं कही गई है। लेकिन अगर हम उस सेंटेंस की बात करते हैं तो वहां हमें स्पष्ट रूप से जेंडर अनइक्वालिटी ही दिखाई देती है, लेकिन हमारे संविधान में पूर्ण रूप से हर तरीके से समानता की बात कही गई है। ऑलराइट, चलिए, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं सच में कमजोर हैं? क्या लगता है आजकल महिलाएं अच्छे बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं? ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी चढ़ जाती हैं, घर के काम करने के साथ साथ अपनी जॉब भी करती हैं, देश को भी संभालती हैं। हम वर्तमान समय की बात करें तो हमारे देश की राष्ट्रपति जो है एक महिला ही है। ठीक है, तो जब देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठ सकती है, भारत के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त कर सकती है, तो महिला कमजोर कैसे हो सकती है? ठीक है, उस संविधान को संभालने वाले सबसे ऊंचे पद पर महिला बैठी है, तो क्या उस संविधान में महिलाओं के खिलाफ बात कही जाएगी? क्या उस संविधान में महिलाओं को लेकर असमानता की बात कही जाएगी? क्या उस संविधान में महिला को कमजोर बताया जाएगा? नहीं बताया जाएगा। तो प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी के सामने है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? चलिए चलते हैं। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं और अपने कारण भी बताइए।
यहाँ पर कुछ कथन यानी कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि क्या आप उन कथनों से सहमत हैं या नहीं है। है तो कारण बताइए, नहीं है तो कारण बताइए। ठीक है, तो पहला कथन क्या कहा गया है? पहला कथन कहा गया है कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। सीधी सी बात शॉर्टकट में कही गई है कि संविधान के द्वारा बनाया गया कानून किसी अन्य कानून के बराबर है। क्या लगता है, सही लगता है या गलत लगता है? कमेंट करके बताना है भाई सभी को। दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? दूसरा सेंटेंस कहता है कि संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह से होगा। जो शासन व्यवस्था के अलग अलग अंग हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये किसने बताए हैं? संविधान ने बताए हैं। क्या सही है या गलत है? कमेंट करके बताना है। तीसरा सेंटेंस है नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। नागरिकों के अधिकार क्या संविधान में लिखे हैं? और सरकार की सत्ता की सीमा कि सरकार के पास किस हद तक जो है सत्ता है और कितनी सरकार के पास लिमिटेशंस है, कितनी सीमा है, क्या उसका उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। फिर क्या है? संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है और उसका मूल्यों से, ठीक है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। क्या लगता है आपको, ये सेंटेंस गलत है या सही है? भाई चारों सेंटेंस के जवाब दे दिए आपने, आपको सिर्फ इतना बताना है कि सही है या गलत है। कारण मैं बताऊंगी आपको। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं। देखो देखो देखो, पहला कथन क्या कहा था इन्होंने कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। क्या लगता है भाई? मुझे तो गलत लगता है कि यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, सर्वोच्च कानून है। ठीक है, वो किसी अन्य कानून के बराबर नहीं हो सकता। यदि, अब सुनो भैया, यदि संसद यानी कि पार्लियामेंट, ठीक है, या राज्य विधान मंडल का कानून संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित करके रद्द कर सकती है। हमसे क्या बोला था, क्या पूछा था कि संविधान के जो कानून है वो किसी अन्य कानून के बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान देश का सबसे ऊंचा कानून है। यहीं से बात स्पष्ट हो गई कि बराबरी की बात ही नहीं है। सबसे ऊंचा कानून संविधान का कानून, और अगर संसद या राज्य विधान मंडल का कोई कानून ऐसा हो जो संविधान के किसी कानून का उल्लंघन करता हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है। किस कानून को? जो कानून संसद या राज्य विधान मंडल ने बनाया है। ठीक, क्लियर? चलिए अब दूसरे कथन पर आते हैं। हाँ जी, संसद यानी कि पार्लियामेंट, जिसमें कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राज्य विधान मंडल यानी कि जो स्टेट का विधान मंडल होता है। ठीक है, हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है, हर राज्य का अपना अपना विधान मंडल होता है। ऑलराइट, अब दूसरा कथन क्या था? संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरीके से होगा। संविधान क्या बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरीके से होगा। देखें, यह सत्य है, बिल्कुल सही बात है कि संविधान में उन नियमों का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार संसद, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करी जाएगी। इन सभी की स्थापना किसके नियमों के अनुसार करी गई है? संविधान के नियमों के अनुसार। और अभी अपन ने ऊपर क्या जाना कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और संविधान के कानून के द्वारा, संविधान के नियमों के द्वारा ही जो है किसकी स्थापना करी गई है? संसद की, कार्यपालिका की, पार्लियामेंट की, एग्जीक्यूटिव बॉडी की, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, अवधि कि राष्ट्रपति कितने समय तक कार्य कर सकेगा, व शक्तियों का वर्णन कि राष्ट्रपति के पास, देश का जो प्रमुख है उसके पास कितनी शक्तियां, कितनी पावर्स रहेंगी। ठीक है, इन सब का वर्णन संविधान में किया गया है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, प्रधानमंत्री कैसे अपॉइंट होगा,
प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन, ये सब कहाँ है? ये सब संविधान में ही है और संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, अब तीसरा सेंटेंस क्या था कि नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। अब दूसरे सेंटेंस में तो ये जाना कि भाई संसद के क्या अधिकार हैं, संसद कौन से कानून बनाती है, संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं, वो सभी सत्य हैं। अब नागरिकों के अधिकारों वाली बात भी क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि नागरिकों के जो अधिकार हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से हमें बताए गए हैं। ठीक है, तो संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किस भाग में? संविधान के तीसरे भाग में। संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और संविधान के किस भाग में? तीसरे भाग में। ये बात जो है आप याद कर लो। तो तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। जो हमारे देश की सरकार है वो उन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती जो संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकार भारत देश के नागरिकों को दिए गए हैं। और यदि बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकती है। अगर सरकार जो है उन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाती है तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो दिल्ली में है, ठीक है, वो उन कानूनों को रद्द कर सकती है जो सरकार मौलिक अधिकारों, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में बनाती है। ऑलराइट, चलिए अब चौथा कथन क्या था? चौथे कथन को भी जान लेते हैं। तो चौथा कथन कहता है कि संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। देख लो भाई, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान में वे सभी मूल्य शामिल हैं जिन्हें संस्थानों को बढ़ावा देना है। ठीक, संविधान की प्रस्तावना इसका एक चमकदार उदाहरण है। कैसे है? तो प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति के गौरव, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि मूल्यों पर जोर दिया गया है। इसलिए संविधान के सारे मूल्य एकदम सच हैं। जबकि ये क्या बात करता है कि संविधान संस्थानों की चर्चा करता है, मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। जी नहीं, संविधान में मूल्य ही हैं जिन मूल्यों का पालन करते हुए संस्थानों को काम करना पड़ता है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गए आपके 4 सेंटेंस और उनके आंसर कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ऑलराइट, चलिए तो फिर बढ़ा जाए आगे और चैप्टर खत्म, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को कोई समस्या आई, कोई एक आध चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, कोई भी बात ऐसी हो, कोई भी शब्द ऐसा हो, तो जल्दी से कमेंट करके बताना है आप सभी को कि मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये चैप्टर आपने पढ़ा है पूरा, जितनी भी बातें मैंने इस चैप्टर में आपको पढ़ाई हैं वो सारी बातें आपने पढ़ी हैं। अगर नहीं पढ़ी हैं तो सारे वीडियोस पढ़ लो भाई। छोटे छोटे वीडियोस आपको हर एक टॉपिक के बताए गए हैं, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हर एक वीडियो के जरिए आपको दी गई है। और जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ है उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी की बुक में अभ्यासगत प्रश्नोत्तर थे वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। ऑलराइट, ऑल क्लियर। तो आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो चुके हैं और कल आपको क्या मिल जाएगा? इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको कल मिल जाएंगे। उसके लिए जल्दी से जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन ऊपर से आएगा, घंटी बजेगी कि भाई साहब वीडियो आ चुका है, पढ़ लो। ठीक है, चलिए
तो चलते हैं आज के सेशन में, बस इतना ही। अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास आपके लिए, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में आपको दिए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने की जरूरत नहीं है, एक भी रुपए लेने देने की जरूरत नहीं है। हर चीज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। और हाँ, एक बात और, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि आप देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।